हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 2016 के सभी लघुत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में और 2023 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरीय प्रश्नों को एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला लघुत्तरीय प्रश्न है, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में बताइए और दोनों के दो उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा, ऊर्जा किसी भौतिक तंत्र के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के स्रोतों को मूलतः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और दूसरा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। और इन दोनों के बारे में बताना था और एग्जाम्पल भी देना था दो। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहला हेडिंग लिखेंगे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के इन स्रोतों को गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें प्रदूषण के कारकों के रूप में भी जाना जाता है। उदाहरण कोयला, प्राकृतिक गैस, बिजली, परमाणु शक्ति आदि। यानी जो फ्यूचर में समाप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत होते हैं उनको पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत या गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से जानते हैं। यानी देखिए यहाँ पे जहाँ पारंपरिक होगा वहाँ गैर नवीकरणीय होगा, उसी को गैर नवीकरणीय भी कहते हैं। और जहाँ गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है उसको नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। ये एक दूसरा नाम है उसी का, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है दूसरा हेडिंग, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ऊर्जा के इन स्रोतों को नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। उदाहरण पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास आदि। यानी जो पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत थे वो प्रदूषण के कारक हैं। जो भी कोयला जलाने पे विषैले गैसें निकलती हैं और जो भी ये पेट्रोलियम, इन सब से जो पर्यावरण का प्रदूषण होता है। लेकिन जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं इसको नवीकरणीय ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं और ये सेफ होते हैं। जो ये ऊर्जा के स्रोत हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोमास, ये सब फ्यूचर में समाप्त होने वाले नहीं हैं और ये इनसे कोई प्रदूषण नहीं फैलता है। इसके बाद है प्रश्न क्या दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन करें। उत्तर, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, वह सदन के अंदर भारतीय संविधान के प्रावधानों, लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों तथा संसदीय मामलों का अंतिम व्याख्याकार होता है। दूसरा कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का, वह सदन के दोनों सदन यानी लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये प्रश्न जो दूसरे पॉइंट से बहुविकल्पी में पूछा हुआ था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है, तो वहाँ पे हम लोगों ने टिक किया था लोकसभा अध्यक्ष। इसमें तीसरा पॉइंट है, तीसरा कार्य है लोकसभा अध्यक्ष का, वह सदन को स्थगित कर सकता है। चौथा है, सदन में किसी विधेयक या विचार पर मत बराबरी के उपरांत निर्णायक मत दे सकता है। और पांचवा है, वह किसी विधेयक के साधारण या धन विधेयक होने का फैसला कर सकता है। और छठवां है, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य पाए जाने पर सदन के सदस्य की सदस्यता भंग कर सकता है। इसके बाद है सातवां कार्य लोकसभा अध्यक्ष का, भारतीय संसदीय समूह की अध्यक्षता करता है। इसके बाद है प्रश्न क्या तीसरा, वन कितने प्रकार के होते हैं, संक्षिप्त वर्णन करें। उत्तर, वन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची का विषय है। और वन कितने प्रकार के होते हैं, पहला है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। यानी प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण अलग होता है, भारतीय संविधान के अनुसार अलग होता है। कई सारे यहाँ पे एक्सपेक्ट दिए हुए हैं। तो पहला है प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। इसमें पहला है आरक्षित वन यानी रिजर्व फॉरेस्ट, और दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा असुरक्षित वन या असंरक्षित भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये संरक्षित ऊपर वाला दिया है तो नीचे असुरक्षित या असंरक्षित उसी को कहते हैं। इसके बाद है, ये 3 प्रकार हो जाएंगे प्रशासनिक आधार पर। और इसके बाद हम लिखेंगे भारतीय संविधान के अनुसार। संविधान के अनुसार वनों के 3 प्रकार होते हैं, राज्य, वाणिज्य और निजी। और व्यावसायिकता के आधार पर वनों के 2 भाग होते हैं, व्यापारिक वन और गैर व्यापारिक वन। उसके बाद बनावट के आधार पर है शंकुधारी वन, चौड़ी पत्ती वाले वन। फिर औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर वनों के प्रकार हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, कांटेदार वन, और चौथा है हिमालयी वन, और पांचवा है तटीय या दलदली वन। यहाँ पे
यही आप लिखेंगे। यहाँ पे तो किसी का नाम नहीं दिया है कि किसके आधार पर आप वनों के प्रकार को बताएंगे, तो आप कोई भी लिख सकते हैं, आपको नंबर मिलेगा। जो सबसे जो उचित वनों का प्रकार है औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर यही लिखेंगे, क्योंकि जो 7-8 में इसी के आधार पर वनों के प्रकार को विभाजित किया है। बाकी जो ऊपर है ऊपर भी आप लिखेंगे, जो भी दिया हुआ है बनावट के आधार पर, संविधान के आधार पर, वो भी सही होगा। और जो आप लिखते हैं और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे नाम तो दिया नहीं है कि किसके आधार पर आप वनों के प्रकार को बताएंगे, लेकिन सबसे उचित होगा ये नीचे वाला ही, औसत वार्षिक वर्षा के आधार पर आप वनों के प्रकार को लिखेंगे और इसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4, दक्षिण अमेरिका के प्राकृतिक संसाधनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप घास के मैदान, जल एवं वन संपदा तथा उपजाऊ भूमि जैसे प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। इन सब के अलावा महाद्वीप में महत्वपूर्ण खनिजों के बड़े बड़े भंडार हैं। नीचे दिया हुआ इसी में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 10% भूभाग पर कृषि की जाती है, जहां गेहूं, मक्का आदि प्रमुख खाद्यान्न बहुतायत उगाए जाते हैं। महाद्वीप की प्रमुख नकदी फसलों में कहवा यानी कॉफ़ी, गन्ना, कोको तथा केला है। इनके अलावा कपास, रबड़, तंबाकू तथा फल की भी खेती होती है। इक्वाडोर विश्व की सर्वाधिक केला उत्पादक देश, ब्राज़ील सर्वाधिक गन्ने और काफ़ी कहवा का उत्पादक देश है, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, यानी जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। दक्षिण अमेरिका में बड़े बड़े घास के मैदान हैं, जैसे लानोस, पंपास आदि, जहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुपालन व भेड़ पालन होता है। दक्षिण अमेरिका का बहुत बड़ा भाग वनों से घिरा हुआ है, जिसमें अमेजन नदी का बेसिन भी आता है, जहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इसके बाद इसी में है दिया हुआ है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कोयला, सोना, चांदी, बॉक्साइट, हीरा, पेट्रोलियम, टीन तथा मैग्नीज पाया जाता है। ये बहुमूल्य जो धातुएं उसमें पाई जाती हैं। उसके बाद है प्रश्न संख्या 5, महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। उत्तर, महाद्वीप एक ऐसा विस्तृत भूभाग का फैलाव जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है, महाद्वीप कहलाता है। प्राचीन काल या पृथ्वी के उत्पत्ति के समय भूभाग को पेजी तथा जल वाले भाग को पयालासा कहा जाता था। पृथ्वी पर 29% के करीब भूभाग है, जबकि 71% के करीब जल ही जल है। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल अलग अलग 7 महाद्वीप हैं तथा 5 महासागर हैं। विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, जो कि निम्न हैं। नीचे आप सातों का नाम यहाँ पे पूछा हुआ था ना, महाद्वीप किसे कहते हैं, और सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। तो आप महाद्वीप को यहाँ पढ़ लिए, उसके बाद सबका नाम लिख देंगे महाद्वीपों के। तो 7 महाद्वीपों के नाम हो जाएगा, पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 6 है, शिवाजी के शासन प्रबंधन का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, शिवाजी के शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है सैन्य प्रशासन, तीसरा है राजस्व प्रशासन। अब इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, जिससे कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न 50 वर्ड से ज़्यादा हो जाए। पहला हेडिंग लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन। प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए शिवाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो प्रशासन की दक्कन शैली में काफ़ी प्रभावित थी। अधिकांश सुधार मलिक अकबर अहमदनगर के सुधारों से प्रेरित थे। राज्य का सर्वोच्च प्रमुख राजा होता था, जिसे अष्टप्रधान नाम से जानी जाने वाली 8 मंत्रियों के एक समूह द्वारा सहायता प्रदान की जाती थी। राजा शिवाजी की सलाहकार परिषद का नेतृत्व पेशवा करता था, जिसे मुख्य प्रधान के रूप में भी जाना जाता था। दूसरा है सैन्य प्रशासन। शिवाजी द्वारा एक कुशल और अनुशासित सेना का गठन किया गया। प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान यानी सरंजम या मोकासा के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सैनिक में इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार और नौसेना शामिल थी। तीसरा है राजस्व प्रशासन। शिवाजी ने जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर इसे रैयतवाड़ी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। इस दौरान वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी और देश पांडे के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे, अकबर, जिसका पूरा नाम अब्बू फतह जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था, उसने भारत पर 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर भारत का तीसरा मुगल शासक था। अकबर जब सम्राट बना तो उसकी उम्र 13 वर्ष थी।
उसने अपनी सैन्य कुशलता के दम पर एक विशाल राज्य की स्थापना की, लेकिन अकबर को उसकी धार्मिक सहिष्णुता की वजह से ख्याति मिली। अकबर ने हिंदू और मुसलमानों के मध्य समन्वय कायम करने के उद्देश्य से अपने धार्मिक का प्रतिवाद किया और आगे चलकर दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना की। अकबर के धार्मिक विचारों पर बैरम खां, इसके शिक्षक, फारस के सूफी संत अब्बुल फजल और फैजी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इसके बाद है इसी में अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल, राजा भगवान दास एक ही में है, मान सिंह रहते थे। उन्होंने भी अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। अकबर ने भारत में राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए दीन इलाही धर्म चलाया। उसने फतेहपुर सीकरी में एक इबादत खाना बनवाया, जहां वह सभी धर्म के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8, मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। उत्तर, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था, जिसने 21 अप्रैल 1526 को लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर इस वंश की नींव डाली। इस वंश के कई शासक हुए, जैसे कि बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब आदि। इस वंश के यानी मुगल वंश के पतन के कारण निम्नलिखित हैं। इसमें पहला पतन का कारण है औरंगजेब का स्वभाव, दूसरा है औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता, तीसरा है कमजोर उत्तराधिकारी और चौथा है कुलीन यानी तुर्किश, ईरानी, अफगान, स्वदेशी मुसलमान का प्रभाव और पांचवा है मुगल सेना की अध्यक्षता, छठवां आर्थिक गिरावट, कमजोरी, सातवां है विदेशी यानी अफगान का आक्रमण, विदेशियों का आक्रमण और आठवां है क्षेत्रीय शक्तियों का विकास एवं विकेंद्रीकरण। अतः मुगलों का पतन लंबे समय के दौरान घटित कई घटनाओं और सम्राटों के गलत निर्णयों का प्रभाव था। उत्तराधिकारियों का गलत चुनाव, सैन्य कुशलता में कमी, आर्थिक गिरावट, विदेशी आक्रमण आदि मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 9, जल संसाधन से आप क्या समझते हैं और प्रकृति में जल का वितरण किस प्रकार है। उत्तर, पृथ्वी पर जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, झरना, तालाब तथा समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है, जिन्हें जल का संसाधन के रूप में जाना जाता है, जिनमें लगभग 95% समुद्र जल है तथा यहाँ पे तथा रहेगा, था नहीं रहेगा, 5% के करीब नदी, झील, झरना, वर्षा, तालाब आदि के जल हैं। भारतीय महाद्वीप में जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा जल है। दुनिया के भूमि क्षेत्र का लगभग 2.5%, जल संसाधनों का 4% और आबादी का 16% हिस्सा भारत के पास है। अब जल के प्रकार हैं, जल साधनों के प्रकार हैं। पहला है भूतल एवं जल संसाधन और दूसरा है भूजल संसाधन। यानी भूतल है ना कि जो तल पे है, तल पे जो जल है, समुद्री जल, नदी, झरनों, तालाब का जल, और जो भूजल है यानी जो भूमि के जो अंदर जल है उसकी बात है कर रहा है यहाँ पे, ये एक दूसरा साधन हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है जल चक्र को हाइड्रोलॉजिकल के रूप में भी जाना जाता है। सूर्य की गर्मी से पानी वाष्पित हो जाता है, ठंडा होकर बारिश होती है जो समुद्र, नदी, तालाब और स्रोतों से प्रभावित होती है। जल हमेशा महासागरों, वायुमंडल और भूमि के बीच गति करता रहता है। प्रश्न संख्या 10 है, जनपद स्तर पर कौन कौन से न्यायालय होते हैं, इनका विवरण लिखिए। उत्तर, जिला न्यायालय देश में जिला स्तर पर न्यायिक प्रणाली को संदर्भित करता है। यह न्यायपालिका का पहला स्तर होता है। जिला स्तर पर 2 न्यायालयों की व्यवस्था है, पहला है फौजदारी और दूसरा दीवानी। अब दीवानी फौजदारी कहते किसे हैं, तो फौजदारी में लिखेंगे फौजदारी न्यायालयों में ऐसे मुकदमे आते हैं जिनका संबंध हत्या, लूट, मारपीट, धोखाधड़ी, डकैती से संबंधित हो। और दूसरा है दीवानी। दीवानी मामलों में धन या संपत्ति संबंधी मामले आते हैं। इसके बाद है जिला न्यायालय के महत्व। इसमें थोड़ा सा आप जिला न्यायालय के महत्व भी लिख के बढ़ा सकते हैं आंसर को। पहला लिखेंगे इसमें, यह कानून के शासन को बनाए रखने और न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, यह आम लोगों को आसानी से और सुलभ न्याय प्रदान करने में सक्षम होता है। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, शेर शाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। उत्तर, शेर शाह की शासन व्यवस्था। पहले लिखेंगे हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में पहला हेडिंग लिखेंगे साम्राज्य का विभाजन। शेर शाह ने अपने साम्राज्य को 47 सरकारों
में विभाजित किया, जो आगे परगनों में विभाजित थे। दूसरा है इक्ता प्रणाली, शेर शाह ने इक्ता प्रणाली को पुनर्गठित किया। और तीसरा है अमीन, प्रत्येक सरकार में एक अमीन नियुक्त किया जाता था। चौथा है मुख्य न्यायाधीश, शेर शाह ने काजी नामक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जो न्यायिक मामलों का निपटारा करता था, यानी वो जज की भूमिका निभाता था। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 12। मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, मुगल कालीन भवन निर्माण की प्रमुख विशेषताएं। पहला है भव्यता, मुगल कालीन भवनों में विशालता और भव्यता का विशेष महत्व था। इनकी ऊंचाई, चौड़ाई और भव्यता अद्भुत थी। दूसरा है स्थायित्व, मुगल कालीन भवनों के निर्माण अत्यधिक मजबूत और अस्थायी सामग्री से किया जाता था। तीसरा है सजावट, मुगल कालीन भवनों में अत्यंत सुंदर सजावट देखने को मिलती थी। चौथा है गुंबद, मुगल कालीन भवनों में गुंबदों का विशेष महत्व था। पांचवा है मेहराबें, मुगल कालीन भवनों में विभिन्न प्रकार की मेहराबों का प्रयोग होता था, जैसे नकाली मेहराबें, घुमावदार मेहराबें। छठवां है स्तंभ, मुगल कालीन भवनों के साथ सुंदर उद्यानों का भी निर्माण होता था। इन उद्यानों में फव्वारे, तालाब और विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते थे। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। अष्टप्रधान से आप क्या समझते हैं, उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे अष्टप्रधान। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका अर्थ 8 मंत्री। यह मंत्री परिषद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 1674 में स्थापित की गई थी। अष्टप्रधान मराठा साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण संस्था थी। इसका अर्थ 8 मंत्री। यह मंत्री परिषद छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा, देखिए ये रिपीट हो गया है, यही कॉपी हो गया यहाँ पे, 1674 में स्थापित की गई थी। इसको मिटा के मैं इसका जो PDF है टेलीग्राम पे भेज दूंगा। और जो आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद है अष्टप्रधान के 8 मंत्री और उनके कार्य। पहला है पेशवा का जो पद होता था, जो पहला जो मंत्री होता था उसका वो पेशवा कहलाता था। प्रधानमंत्री जो होता था प्रशासन का प्रमुख होता था, पेशवा कहलाता था जो। दूसरा है अमात्य, वित्त मंत्री होता था, राजस्व और खर्च का प्रबंधन करता था। तीसरा है सचिव, यानी राजा के पत्र व्यवहार और शाही मुहर का प्रबंधन। सुमंत जो होता था विदेश मंत्री होता था, विदेशी मामलों का प्रबंधन करता था। और पांचवा सेनापति, सेना का प्रबंधन। पंडित राव, धार्मिक मामलों का प्रबंधन। और न्यायाधीश जो होता है न्यायिक मामलों का प्रबंधन। ये तो 7 हो गया। और 8वां जो है वो दंड नायक, यानी पुलिस और कानून व्यवस्था का प्रबंधन करता था ये। तो इन्हीं 8 को अष्टप्रधान कहा जाता था। इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं क्या थी। उत्तर, इलाहाबाद की संधि के लिए रॉबर्ट क्लाइव को दूसरी बार भारत का गवर्नर बनाकर भेजा गया। यह संधि 2 चरणों में संपन्न हुई। पहला है इलाहाबाद की पहली संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो 16 अगस्त 1765 को हुई। तो इलाहाबाद की पहली संधि की शर्तें, पहला है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप दी, जिसके बदले कंपनी ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। दूसरा है कंपनी ने कड़ा और इलाहाबाद को अवध के नवाब शुजाउद्दौला से लेकर शाह आलम द्वितीय को दे दिया। और इसके बाद है इलाहाबाद की दूसरी संधि की शर्तें। यह संधि 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई। दूसरा है इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र को छोड़कर बाकी हिस्से को नवाब को यहाँ पे होगा को वापस कर दिया गया। और तीसरा है कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार की अनुमति मिली तथा नवाब द्वारा कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए दिए गए। प्रश्न संख्या 15 है वेलेजली की सहायक संधि के उद्देश्य क्या थे। उत्तर, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली द्वारा औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश क्षेत्र के विस्तार के उद्देश्य से एक गैर हस्तक्षेप नीति सहायक संधि प्रस्तुत की गई। इस संधि के अनुसार पहला पॉइंट है भारतीय शासकों को किसी भी विदेशी हमले के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान की गई। बदले में शासकों को कंपनी को सब्सिडी भुगतान करना पड़ा। दूसरा है सुरक्षा के बदले सब्सिडी भुगतान न कर पाने
के हाल में कंपनी द्वारा शासक के अधिकार क्षेत्र के कुछ हिस्से को अधिग्रहण कर लिया जाएगा। यानी इसमें बात की गई कि जो राजा वहाँ पे जो राजा थे उन पे और जो कोई भी विदेशी हमला होता है तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो उनकी रक्षा करेगी। अगर जो इसके बदले उनको जो कंपनी को सब्सिडी प्रदान करेंगे वहाँ के राजा, अगर जो ये सब्सिडी प्रदान करने में भुगतान करने में वो अक्षम है तो उनके कुछ हिस्से को कंपनी अपने अधिकार में कर लेगी, ये शर्त था। और तीसरा है भारतीय शासक को किसी भी प्रकार के शस्त्र बल को बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। और चौथा है शासक और उसकी गतिविधियों की जांच के लिए एक ब्रिटिश व्यक्ति को नियुक्त किया गया। पांचवा है भारतीय प्रांतों को यूरोपीय राष्ट्र के साथ किसी भी व्यापार मामले को रखने की अनुमति नहीं दी गई। और इसके बाद है लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि के कार्यान्वयन का मूल कारण बिना किसी युद्ध के भारतीय राज्यों को आसानी से जीतना था। ऐसा कंडीशन बना दिए कि वो निहत्थे हो गए और डिपेंडेंट हो गए कंपनी पे। प्रश्न संख्या 16 है कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस के सुधार। इसमें लिखेंगे 1786 ईस्वी कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त कर भारत भेजा गया। उसने कंपनी तथा भारत की आंतरिक शासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित सुधार किए। इसमें हेडिंग लिखेंगे प्रशासनिक सुधार। इसके तहत उसने अधिकारियों के उपहार लेने और निजी व्यापार करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। उसने कंपनी के नौकरों को वेतनमान में वृद्धि की। कॉर्नवालिस ने सिफारिश से नियुक्ति की प्रथा को बंद कर दिया। इसके बाद है दूसरा हेडिंग न्यायिक सुधार। उसने संपूर्ण कंपनी राज्य को 23 जिलों में बांट दिया और प्रत्येक जिले में एक कलेक्टर की नियुक्ति की। कॉर्नवालिस ने कलेक्टर से न्याय अधिकार छीन लिया और अब उनका काम जिले का शासन देखना और लगान इकट्ठा करना था। इसके बाद हेडिंग लिखेंगे व्यापारिक सुधार। कंपनी का मुख्य काम भारत में वस्तुएं खरीदना एवं बेचना था। कॉर्नवालिस ने इस क्षेत्र में सुधार करते हुए बोर्ड ऑफ ट्रेड के सदस्यों की संख्या 11 से कम करके 5 कर दी तथा बोर्ड ऑफ ट्रेड को कलकत्ता काउंसिल में निगरानी में रख दिया। अगला जो सुधार था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा भूमि संबंधी सुधार था। भूमि संबंधी सुधार में लिखेंगे कॉर्नवालिस का शासनकाल आधुनिक भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसकी भूमि व्यवस्था अस्थायी प्रबंधन के नाम से प्रसिद्ध है। 22 मार्च 1793 को अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था। इस प्रकार कॉर्नवालिस ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार किए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17 विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सामाजिक सुधार का उल्लेख कीजिए। उत्तर लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सुधार। बेंटिक ऐसे पहले ब्रिटिश थे जो ब्रिटिश होते हुए भी भारतीय समाज के शोचनीय दशा की ओर ध्यान दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। पहला है प्रशासनिक सुधार। इसमें भी पहला प्रशासनिक सुधार लिखेंगे, हेडिंग देके बेंटिक ने उच्च पदों पर भारतीयों के नियुक्ति के संबंध में कॉर्नवालिस की नीति को बदल दिया। दूसरा है न्याय व्यवस्था में सुधार। बेंटिक ने प्रांतीय दौरा व अपीली न्यायालय को समाप्त कर दिया। और उसके बाद है आगरा में दीवानी और फौजदारी अपीली का एक उच्च न्यायालय स्थापित किया। इलाहाबाद में सदर दीवानी तथा सदर निजामत नामक उच्च अदालतें स्थापित की। इसके बाद है तीसरा सामाजिक सुधार। पहला है ठगी का अंत, दूसरा है नर बलि एवं कन्या शिशु हत्या का अंत, तीसरा है सती प्रथा का अंत और चौथा है दास प्रथा का अंत। फिर है पांचवा धर्म परिवर्तन को मान्यता और छठवां है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रश्न संख्या 18 है फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। उत्तर फौजदारी और दीवानी मामले में अंतर। इसमें हेडिंग लिखेंगे फौजदारी मामले। पहले फौजदारी मामलों में अपराध राज्य के खिलाफ होता था और राज्य ही अभियोजन पक्ष होता था। दूसरा है इसका उद्देश्य अपराधी को दंडित करना और समाज में कानून व्यवस्था बनाए रखना है। था लिख देंगे, यहाँ पे है नहीं। इसके बाद है तीसरा फौजदारी मामलों में सबूत का बोझ अभियोजना पक्ष पर होता था और उसे यह साबित करना होता था कि अभियुक्त ने अपराध किया है। और चौथा पॉइंट है फौजदारी मामलों में सजा का प्रावधान होता है। ये तो आज भी होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है पांचवा पॉइंट फौजदारी मामलों में समझौता आमतौर पर संभव नहीं होता है।
और इसके बाद है दीवानी मामले। दीवानी मामले क्या होता है? इसमें पहला है, दीवानी मामलों में विवाद दो व्यक्तियों या संस्थाओं के बीच होता है। दूसरा, इसका उद्देश्य नुकसान की भरपाई करना, क्षतिपूर्ति प्राप्त करना होता है। तीसरा है, दीवानी मामलों में सबूत का बोझ वादी पर होता है और उन्हें यह साबित करना होता है कि प्रतिवादी ने उसे नुकसान पहुंचाया है। चौथा है, दीवानी मामलों में जुर्माना का प्रावधान होता है। छठवां, जबकि दीवानी मामलों में यह संभव होता है। प्रश्न संख्या 19 है, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक है, क्यों? इसका उत्तर लिखेंगे, किसी देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात अत्यंत आवश्यक है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारकों को प्रभावित करता है। देश के आंतरिक हिस्से में किसी उत्पादन की कमी होने से अन्य देशों से आयात किया जाता है, जबकि किसी भी वस्तु की देश में आंतरिक हिस्से में अधिकता से उसका निर्यात किया जाता है। किसी देश के साथ आयात निर्यात का संबंध उस देश से राजनीतिक कूटनीतिक रूप में ही प्रभावित होता है। देश की बहुउद्देशीय जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात निर्यात का होना आवश्यक है। यानी अगर जो आपके पास आपके देश में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है तो उसको निर्यात करना चाहिए, और किसी भाग में किसी चीज़ की कमी है तो उसको दूसरे देश से आयात कर सकते हैं, या फिर आयात करने की आवश्यकता होती है जिससे कि उसके कमी को पूरा किया जा सके। प्रश्न संख्या 20 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे इसका, 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 यानी 20 दिसंबर 2017 तक चली, जो कि देश की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। इसे तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इसकी विकास दर का लक्ष्य 8% था। नीति आयोग के द्वारा इसे भंग कर दिया गया। इसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य। पहला है उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाना। दूसरा है 0 से 3 वर्ष की अवस्था में के बच्चों में कुपोषण को कम करना। तीसरा है सभी गांवों तक बिजली की पहुंच सुनिश्चित करना। और चौथा है गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य के अवसर पैदा करना। और पांचवा है स्कूल नामांकन में लिंग और सामाजिक अंतर को दूर करना। यानी जो स्कूल में ज़्यादातर जो नामांकन होते हैं बच्चों के होते हैं, यानी मेल का होता है, और फीमेल का नामांकन कम होता है, तो इसके अंतर को कम करना था, इसका उद्देश्य है। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला प्रश्न है, मुगल कालीन चित्रकला पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत में मुगल चित्रकला हुमायूं के शासनकाल के दौरान विकसित हुई। जब वह अपने निर्वासन से भारत लौटा तो वह अपने साथ 2 फारसी महान कलाकारों अब्दुल समद और मीर सैयद को लाया। इन दोनों कलाकारों ने स्थानीय काल कार्यों में अपनी स्थिति दर्ज कराई और धीरे धीरे मुगल चित्रकला का विकास हुआ। इसी में आगे दिया है, भारत में मुगल चित्रकला 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच की अवधि का काल है। यह वह समय था जब मुगलों ने भारत के बड़े बड़े हिस्से पर शासन किया। मुगल चित्रकला का विकास हुमायूं सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में हुआ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 22, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्धों के नाम लिखिए। उत्तर, बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा है खानवा का युद्ध, तीसरा है चंदेरी का युद्ध और चौथा है घाघरा का युद्ध। अब सबके बारे में लिखेंगे। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। तीसरा है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 19 मार्च 1828 ईस्वी में मेदनी राय और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। और चौथा है घाघरा का युद्ध, यानी घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में अफगान और बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। यहाँ पे है जो चंदेरी का जो युद्ध है ना, यहाँ पे 1828 नहीं है, ये 1528 है। इसको आप ठीक कर लेंगे, ये 1528 है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 23, मनसबदारी व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। उत्तर हेडिंग लिखेंगे मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी प्रणाली मुगल काल में प्रचलित एक प्रशासनिक प्रणाली था जिसे अकबर ने आरंभ किया था। इस व्यवस्था में मनसबदार अपनी अपनी श्रेणी और पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। मनसबदारी व्यवस्था मनसबदार सम्राट से
प्रति माह नगद वेतन प्राप्त करता था। मनसबदारी प्रथा मूल रूप से मंगोलियों की थी। भारत में मनसबदार को अपने सैनिक का उनसे संबंध पशुओं तथा अस्त्र शस्त्रों का खर्च संभालना होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। परमाणु ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? भारत के किन्हीं 4 परमाणु ऊर्जा उत्पादक को लिखिए। उत्तर, जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की टक्कर होती है तो इससे यूरेनियम 2 से अधिक नाभिकों में विभाजित हो जाता है और ऊर्जा देता है। परमाणु विखंडन 2 प्रकार का होता है। पहला है नियंत्रित परमाणु विखंडन और दूसरा है अनियंत्रित परमाणु विखंडन। इसमें नीचे नोट दिया हुआ है, भारत में लगभग 6780 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले 22 परमाणु रिएक्टर परिचालित में हैं। और इसमें है भारत में 4 परमाणु उत्पादक का नाम लिखना था, तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। पहला है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में है, जो कि सबसे आधुनिक है। दूसरा है तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि महाराष्ट्र में है। ये पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसको 1972 में स्थापित किया गया था यूएसए की सहयोग से। तीसरा है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कर्नाटक में है। और चौथा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि राजस्थान में है। और एक उत्तर प्रदेश में भी है, नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको भी आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, मृदा किसे कहते हैं? भारत में पाई जाने वाली किन्हीं 4 मिट्टियों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, मृदा की परिभाषा हेडिंग लिख के लिखेंगे। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, माध्यम और बारीक कार्बन तथा अकार्बनिक मिश्रण कणों को मृदा कहते हैं। भारत में कुल 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा है काली मिट्टी, तीसरा है लाल मिट्टी, चौथा है पीली मिट्टी, पांचवा जंगली मिट्टी, छठवां लवड़ी मिट्टी। इसके आगे दिया है 7वां लेटेराइट मिट्टी और 8वां है पीट मिट्टी। अब पहला हेडिंग लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी। कुछ के बारे में 2, 3, 4 के बारे में आप लिख देंगे, जिससे कि आपका जो उत्तर है लघु उत्तरी के लायक बन सके, यानी वो 50 वर्ड से ज़्यादा बन सके, तभी तो आपको 2 नंबर मिलेगा। नदियों, इसमें दिया है जलोढ़ मिट्टी में नदियों द्वारा बहाकर लाई गई अन्यत्र मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी के कण आपस में मजबूत बंध नहीं बनाते हैं। और दूसरा है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण दक्कन ट्रैप के लावा चट्टाने के टूटने फूटने से हुई है। काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार महाराष्ट्र राज्य में है। तीसरा है लाल मिट्टी। लाल मृदा का निर्माण अधिकतर प्राचीन रवेदार आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। लौह धातु के प्रसार के कारण इसका रंग लाल होता है। चौथा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी में लिखेंगे, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क मिट्टी व मौसम परिवर्तनीय रहता है। लेटेराइट मिट्टी चट्टानों के टूट फूट से बनता है। प्रश्न संख्या 26 है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं। पहला है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है ये। दूसरा है लगभग 60 देशों के संविधान के सम्मिश्रण से बना संविधान है। और तीसरा है भारतीय संविधान अंशतः लचीला एवं अंशतः कठोर है। चौथा है कानून का शासन। पांचवा है सरकार का संसदीय स्वरूप। और छठवां है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 27 है, जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? ये प्रश्न अति लघु उत्तरी में भी आया हुआ था। उत्तर, उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका को लोकहित था सामान्य हित में लागू करने के लिए न्यायालय में शुरू की गई विधिक कार्यवाही के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें जनता या समुदाय के एक वर्ग का आर्थिक या कोई अन्य हित होता है जिसके द्वारा उनके विधिक अधिकार या दायित्व प्रभावित होते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड में अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे डेबिट कार्ड। किसी बैंक में अकाउंट खुलने के साथ ही बैंक की ओर से पासबुक, चेकबुक के साथ डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा ऑनलाइन खरीदारी, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा आए किसी एटीएम से नकदी भी निकाल सकते हैं। और फिर अगला हेडिंग लिखेंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड द्वारा अधिक लचीलापन और पुरस्कार अर्जित करने के अवसर प्रदान करता है। यानी जो डेबिट कार्ड होता है, बैंक से जो पैसा निकालते हैं डेबिट कार्ड के माध्यम से कैश निकाल सकते हैं एटीएम की मदद से। और जो क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड से आप बैंक में बिना पैसा रहे हुए भी आप पे कर सकते हैं। और इसको जब बैंक में आपके पास फिर से पैसा दोबारा हो तो आप उसको पेमेंट उसका कर सकते हैं, जो उससे इसे ऋण ले सकते हैं। और इस पर लुभावने ऑफर आते हैं क्रेडिट कार्ड पे, और डेबिट कार्ड पे भी ऑफर आता है लेकिन इस पर कम आता है। तो ये इसका अंतर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है,
सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके विस्तार पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है? उत्तर हेडिंग लिखेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को उस ऊर्जा के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है जो सूर्य में मौजूद है और नवीकरणीय ऊर्जा में से एक है। सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न उपलब्ध तकनीक जैसे फोटो वोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि के प्रयोग विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। भारत की ऊर्जा आवश्यकता काफ़ी हद तक ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोत से पूरी होती है, जो भविष्य में गंभीर समस्या को जन्म देगी और सौर ऊर्जा लगातार मिलती रहे, इसलिए सौर ऊर्जा को विशेष महत्व दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 30 है, महाद्वीप से आपसे क्या आशय है? सभी महाद्वीप के नाम लिखिए। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले ये पूछा जा चुका था, तो इसका उत्तर लिखेंगे महाद्वीप एक ऐसी विस्तृत भूभाग का फैलाव जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है महाद्वीप कहलाता है। प्राचीन काल या पृथ्वी के उत्पत्ति के समय भूभाग को पेजीय तथा जल वाले भाग को पयालासा कहा जाता था। पृथ्वी 29% के करीब भूभाग है, जबकि 71% के करीब जल ही जल है। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल अलग अलग 7 महाद्वीप हैं तथा 5 महासागर हैं। विश्व के कुल 7 महाद्वीप निम्न हैं। पहला है एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। उसके बाद है 5वां अंटार्कटिका, 6वां यूरोप और 7वां ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, मराठों के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, मराठा साम्राज्य के संस्थापक वीर शिवाजी महाराज थे, जिन्होंने अपने शुद्ध कौशल के दम पर इस साम्राज्य को स्थापित किया। इसमें आगे हेडिंग लिखेंगे मराठा साम्राज्य के पतन के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है एकता का अभाव। मराठा साम्राज्य विशाल तथा लेकिन यह आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ा नहीं था। पेशवाओं के पास पूर्व शक्ति नहीं थी। मराठों में कोई अनुशासन या समुदाय की भावना नहीं थी। वे अपने शत्रुओं से मिलकर निपटने में विफल रहे, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। ये पहला एकता का अभाव है, पहला कारण हो जाएगा। दूसरा है आर्थिक स्थितियाँ। आर्थिक स्थितियाँ में है, मराठों को धन या विलासिता की बहुत ज़्यादा प्राप्ति नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनमें निरंतर धन की आवश्यकता और कमी बनी रही। मराठा सरदार लूट की तलाश में अनवरत अभियान करते रहे। मराठा लोग आर्थिक प्रबंधन की उत्पादन प्रणाली स्थापित करने में विफल रहे। तीसरा कारण है रणनीति व संशोधन का अभाव। मराठा साम्राज्य अंग्रेजी कंपनी की कुशल और कड़ी, यहाँ पे कड़ी होगा, कड़ी उनके संसाधनों का मुकाबला नहीं कर सके। अंग्रेज कूटनीति से काफ़ी अच्छे थे। इसके बाद है अन्य कारण। अन्य कारण में पहला होगा संगठन का अभाव, दूसरा है किसी मजबूत शासक का न होना, तीसरा है प्रभावी ब्रिटिश कूटनीति और चौथा है मराठों में आपसी प्रतिद्वंद्विता। प्रश्न संख्या 32 है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का काल सुधारों का काल था, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 में भारत का गवर्नर जनरल बनने के बाद जन कल्याण की भावना से कार्य करना प्रारंभ किया। उसने कहा कि भारतीय जनता का कल्याण भारत स्थित ब्रिटिशों का मुख्य कर्तव्य है। उसने ब्रिटिश संसद की भावना का विकास भारतीय भूमि पर करने का प्रयास किया। बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर था जिसने भारत के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वह नवीनवादी विचारधारा से प्रभावित था। अब बेंटिक के किए गए कार्य हैं। पहला है 3 दिसंबर 1829 को भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई, विलियम बेंटिक ने राजा राममोहन की मदद से। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना, जिसमें किसानों का सरकार से सीधा संबंध हो गया। और तीसरा है राजकीय नौकरियों में भारतीयों को स्थान। और चौथा है नर बलि पर रोक। और पांचवा है दासों की स्थिति में सुधार, यानी जो नौकर हुआ करते थे उनकी स्थिति में सुधार लाया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रश्न संख्या 33 है, राजा राम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राजा राम मोहन राय पर, ये उनके बारे में लिखना है। तो आप उत्तर लिखेंगे, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, प्रथम नेता, नवजागरण का अग्रदूत, नए भारत का पैगंबर, सुधार आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने बहु देवी देवताओं का विरोध किया। बहु देवी देवता यानी बहुत से जो देवी देवता को नहीं मानना है, इनका कहना था कि एक ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, का विरोध किया तथा इसमें दिया है 1820 ईस्वी में प्री सेक्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक की रचना की।
इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा तथा धार्मिक आडंबरों का विरोध किया, सती प्रथा का विरोध किया तथा इन्हीं के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा तथा बेंटिक द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया किया गया। इसी में आगे दिया है, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि से नवाजा। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। इसके बाद है प्रश्न संख्या 34, डच कौन थे, इनका भारत में आगमन कब और क्यों हुआ। उत्तर, डच भारतीय उपमहाद्वीप में उपनिवेश स्थापित करने वाली पहली यूरोपीय शक्तियों में से थी। हॉलैंड या नीदरलैंड के लोगों को आमतौर पर डच रूप में जाना जाता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 ईस्वी में हुआ। पहली डच फैक्ट्री 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। डच कपास है। डच कपास, अफीम, रेशम, नील, चावल और काली मिर्च का व्यापार भारत में करते थे। भारतीय उपमहाद्वीपों में डचों की उपस्थिति 1605 से 1825 ईस्वी तक रही। इसी में आगे दिया हुआ है, भारत में डचों की व्यापारिक स्थिति काफ़ी मजबूत थी, जिनकी प्रमुख चौकियां कोलकाता, मुंबई और बंगाल में थी। भारतीय उपमहाद्वीप में अपने समय में डचों ने सिक्कों को ढालने में भी हाथ आजमाया। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व के कारण डचों का पतन हुआ। इसके बाद है प्रश्न संख्या 35, सौर ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इसके विकास पर अधिक बल क्यों दिया जा रहा है। ये सेम प्रश्न अभी पूछा हुआ था, ऊपर हम लोगों ने देखा है, तो ये रिपीट हुआ है। इसमें लिखेंगे, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सामान्य रूप से सौर ऊर्जा कहते हैं, जिसके अंतर्गत सूर्य से प्राप्त होने वाले विकिरण और विभिन्न तकनीकों जैसे फोटोवोल्टिक पैनल, सौर हीटर आदि का उपयोग विद्युत और थर्मल ऊर्जा के रूप में किया जाता है। भारत को अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सौर ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह नवीकरणीय ऊर्जा का भी स्रोत है, जिसकी वजह से भारत सरकार द्वारा भी इसे बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा जीवाश्म संसाधनों की कमी को पूरा करने में सक्षम है। इसी में आगे है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने वाले उपकरणों की अवधि अधिक होती है और उनके रख रखाव की भी कम आवश्यकता होती है। पारंपरिक ताप विद्युत उत्पादन के विपरीत सौर ऊर्जा में प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है। इससे स्वच्छ विद्युत ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सकता है, इसीलिए इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 36 है, मौसम तथा जलवायु से आप क्या समझते हैं। उत्तर, किसी स्थान की अस्थायी वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहा जाता है, जो केवल 2 से 3 माह तक रहता है। यह एक विशेष समय में सूर्य के विकिरण के प्रभाव के समय समय पर बदलता रहता है। उदाहरण गर्मी, सर्दी, बरसात, शरद ऋतु आदि। इसी में आगे दिया हुआ है, जबकि जलवायु को किसी भी स्थान की अस्थायी वायुमंडलीय स्थिति के रूप में व्याख्यात किया जा सकता है। यह किसी विशेष स्थान पर वर्षों तक स्थित रहता है। पृथ्वी और उसके वायुमंडल के मध्य गर्मी और आर्द्रता के आदान प्रदान के परिणाम स्वरूप जलवायु का निर्माण होता है। उदाहरण सहारा का रेगिस्तान, लद्दाख का मरुस्थल। मौसम तथा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला है नमी और आर्द्रता, दूसरा है वायुमंडलीय तापमान, तीसरा है हवा या वायु दाब और चौथा है वर्षा की मात्रा, पांचवा अन्य भौगोलिक कारक जैसे अक्षांश, ऊंचाई, भूमि एवं जल निकाय, पहाड़, पर्वत तथा भू आकृति। इसमें निष्कर्ष निकलता है, इससे यहाँ पे ये हेडिंग रहेगा निष्कर्ष। मौसम और जलवायु भिन्न भिन्न, फिर भाई आपस में भाई नहीं है, फिर भी है। ये यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक। फिर भी आपस में संबंधित अवधारणाएं हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 37 है, पर्यावरण मित्रता क्या है समझाइए। उत्तर, वे पदार्थ जो जैव निम्नीकृत होते हैं वे पर्यावरण मित्र पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, क्योंकि इन बहुलक पदार्थों का मृदा में उपस्थित सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से सरल पदार्थों में अवघटित हो जाता है, जिससे यह पदार्थ पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है। ऐसे पदार्थ निम्न हैं, जैसे कि प्राकृतिक रबर,
प्रोटीन, स्टार्च, कागज आदि। ऐसे पदार्थ का दैनिक जीवन में उपयोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता, वृक्षारोपण को बढ़ावा तथा वनोन्मूलन को रोकने का प्रयास करना आदि पर्यावरण मित्रता कहलाता है, जिसमें भूतापन, वायुमंडलीय तापमान आदि में वृद्धि नहीं होती है तथा प्राकृतिक संतुलन अनवरत बना रहता है। प्रश्न संख्या 38 है, परिवार न्यायालय का अर्थ क्या है यहाँ पे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी परिवार न्यायालय को बताना है और इसका उद्देश्य क्या है इसको बताना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित विवादों को कम खर्च और औपचारिकताओं के साथ त्वरित निदान प्रदान करने तथा उनके सुलह के लिए पक्षों के बीच समझौता कराने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित करने के लिए 14 सितंबर 1984 को संसद द्वारा पारिवारिक अधिनियम 1984 अधिनियम किया गया। इस अधिनियम में 28 धाराएं और 6 भाग हैं। इसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य भी पूछा हुआ था ना, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका लिखेंगे उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है पारिवारिक संबंधों को बनाए रखने में मदद करना, दूसरा है त्वरित न्याय दिलाना, तीसरा है पारिवारिक मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करना, चौथा है विवाह से संबंधित विवादों में सुलह और मध्यस्थता को बढ़ावा देना, और पांचवा है परिवार के मामलों को कम समय में सुलझाना। इसके बाद है प्रश्न संख्या 39, लोकसभा की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं। उत्तर, लोकसभा भारतीय संसद के तीनों भागों में से एक है जिसके बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है। अब लोकसभा के निम्न कार्य एवं शक्तियां हैं, यहाँ पे शक्तियां ही तो पूछा हुआ था, लोकसभा की प्रमुख शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो इसी को लिखना था। तो इसमें पहला पॉइंट है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ये इसकी पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद होती है। तीसरा है धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, और चौथा है लोकसभा अपने अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव करती है। पांचवा है लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगा सकती है, यदि राज्यसभा लगाती है तो लोकसभा आरोपों की जांच करती है, यानी और जो ये राष्ट्रपति पे महाभियोग और जो राज्यसभा लगाती है तो उसकी जांच लोकसभा कर सकती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 40, ई बैंकिंग का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, ई बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उस बैंकिंग व्यवस्था को कहते हैं जिसमें व्यक्तियों, संसाधनों और बिजनेस को इंटरनेट के माध्यम से अपने अकाउंट को एक्सेस करने, बिजनेस करने या विभिन्न वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की जानकारी प्राप्त करने एवं मदद प्राप्त होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ई बैंकिंग सेवाओं के उदाहरण इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आदि, ये सब ई बैंकिंग के उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं, इसको बताना है। इसमें लिखेंगे उत्तर, शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। इस बात की पुष्टि निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला है कला की प्रगति। शाहजहां के शासनकाल में चित्रकला, संगीत कला तथा स्थापत्य कला का चरम विकास हुआ था। उसने विशाल एवं सुंदर इमारतों का निर्माण करवाया। शाहजहां का स्वयं वैभव, शानो शौकत, चमक दमक तथा सौंदर्य का विशेष प्रेमी था। शाहजहां द्वारा बनाए गए भवन निर्मित निम्नलिखित हैं। पहला है ताजमहल। ताजमहल दीवाने आम, तख्ते दाऊस, दीवाने खास, शीश महल, खास महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, दिल्ली का लाल किला आदि बनवाया था शाहजहां ने। और उसके बाद है शांति तथा सुव्यवस्था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शाहजहां के शासनकाल में शांति तथा सुव्यवस्था बहाल थी। शाहजहां शासन के संचालन में इतना सक्रिय रहता था कि उसने साम्राज्य में कहीं भी उपद्रव नहीं होने दिया। और उसके बाद अगला हेडिंग है आर्थिक समृद्धि काल। शाहजहां का शासनकाल धन धान्य से परिपूर्ण था। इस काल में कृषि तथा व्यापार में पर्याप्त उन्नति हुई। इसके बाद है न्याय व्यवस्था। शाहजहां बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। वह अपराधियों को दंड देने से जरा भी संकोच नहीं करता था, जो कि उस समय के लिए उपयोगी था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 42, औरंगजेब की धार्मिक नीति के क्या परिणाम हुए। उत्तर, औरंगजेब की धार्मिक नीतियाँ का तथा परिणाम।
यानी औरंगजेब जो बहुत धार्मिक कट्टर था उसके परिणाम क्या हुए उसके बारे में बताना है। तो इसमें हेडिंग इतना लिख लेंगे। उसके बाद नीचे लिखेंगे औरंगजेब को उसकी सख्त और आक्रामक धार्मिक विचारों और नीतियों के लिए जाना जाता है। उसने इस्लामी कानून की स्थापना फतवाए आलमगीरी की घोषणा करते हुए की, जो नैतिकता, कानूनों और नियमों का एक संकलन है जो पूरी तरह से इस्लाम आधारित था। अब नीचे हेडिंग लिखेंगे औरंगजेब की अन्य धार्मिक नीतियाँ। पहला है सरकारी नौकरियों में गैर इस्लामिक पदाधिकारियों को हटाया जाना। दूसरा है अलग अलग तरीकों से हिंदू नागरिकों को मुस्लिम बनाना तथा या बनाने का प्रयत्न करना। तीसरा है विभिन्न प्रतिबंध सिर्फ हिंदू लोगों के ऊपर लगाना। उसके बाद इसका निष्कर्ष निकलता है इसके धार्मिक नीति का कि वह एक रूढ़िवादी मुस्लिम तथा कट्टर हिंदू विरोधी शासक था। उसकी धार्मिक नीतियाँ काफ़ी सख्त, एक तरफा तथा विरोधाभासी न थी। उसने कई मंदिरों और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नष्ट कर दिया और पूर्ण इस्लामी नियम और कानून स्थापित किए। लेकिन आज भी उसके धार्मिक स्वरूप को लेकर दो विचारधाराएं और मत हैं और कार्य में एवं टकराव का दौर जारी है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 43। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की पराजय के कारणों के उल्लेख कीजिए। उत्तर पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के पराजय के कारण। अब इसमें लिखेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला है मराठा सेनापति सदाशिवराव के प्रारंभ में धन का अभाव होना तथा एक विशाल सेना के लिए पर्याप्त भोज्य सामग्री का अभाव। दूसरा है मराठा सेनापति सदाशिवराव के व्यवहार से सेना के अंदर के कई बड़े मराठा सेनापति का असंतुष्ट होना, सदाशिवराव का मनमानी करना तथा किसी बड़े की सलाह न मानना। तीसरा है अहमद शाह अब्दाली का नेतृत्व कौशल तथा मराठा सेना की अपेक्षा उसके पास विशाल सैन्य समूह का होना। अहमद शाह अब्दाली स्वयं एक वीर योद्धा था। और चौथा है मराठों की सेना में अनुशासन की कमी तथा इंदौर के राजा मल्हार राव व ग्वालियर के महाराजा सिंधिया का मराठों के साथ अच्छे संबंध का न होना। और पांचवा है अफगानों का रण कौशल तथा तोपखाना मराठों की अपेक्षा श्रेष्ठ था। तो इन्हीं सभी कारणों के चलते जो मराठे थे पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित हो गए। इसके बाद है प्रश्न संख्या 44। शिवाजी के केंद्रीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं क्या थीं, लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे शिवाजी के शासन व्यवस्था की विशेषताएं। इसमें लिखेंगे शिवाजी की शासन व्यवस्था अष्ट प्रधान थी जो निम्नलिखित है। पहला है पेशवा। पेशवा का उसमें जो पद था, शिवाजी के शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रधानमंत्री को पेशवा के नाम से संबोधित किया जाता था जो संपूर्ण राज्य के शासन प्रबंधन का संचालन करता था। दूसरा है अमात्य। राज्य में अर्थ यानी वित्त संबंधी गतिविधियों पर अमात्य ही नियंत्रण रखता था तथा धन संबंधी जितने भी क्रियाकलाप होते थे उन कागजों पर अमात्य के ही हस्ताक्षर होते थे। और तीसरा है मंत्री। मंत्री का मुख्य काम राजा द्वारा किए जाने वाले दैनिक गतिविधियों का लेखा जोखा रखना था। और चौथा है सचिव। सचिव का मुख्य कार्य राजा के पत्र व्यवहार को संभालना, सरकारी पत्रों का पुनः परीक्षण करना तथा उनकी भाषा को शुद्ध करना था। और पांचवा है सुमंत। सुमंत का मुख्य कार्य अन्य राज्यों से संबंधित कार्यों को करना, विदेशी गुप्तचरों पर दृष्टि रखना तथा राजपत्रों की देखभाल करना था। इसके बाद है छठवां पॉइंट सेनापति। सेनापति का मुख्य कार्य सेना का संगठन, अनुशासन एवं युद्धों का संचालन करना था। सेनापति को सेना के मुखिया के रूप में भी जाना जाता था। सातवां है न्यायाधीश। न्यायाधीश जो कि न्याय व्यवस्था का उच्चतम 7 अधिकारियां होता था जो हिंदू संहिता के माध्यम से दीवानी व फौजदारी मुकदमों का निर्णय करता था। आठवां है पंडित राव। शिवाजी के शासनकाल में पंडित राव धार्मिक विभाग का अध्यक्ष कहलाता था जिसका प्रमुख कार्य राज्य के धार्मिक कृत्यों को देखना तथा समाज के लोगों के नैतिक स्तर को ऊंचा उठाना था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 45। कोयला हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे कोयला। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे खानों से प्राप्त कर लौह इस्पात कारखानों, रेल इंजन निर्माण आदि के ऊर्जा के ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोयला का निर्माण करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधों के अपघटित होकर दलदलों में जमने से हुआ।
गर्मी, दबाव, रासायनिक क्रियाओं आदि के फलस्वरूप जीवों के अवशेष जीवाश्म से कोयला एवं खनिज तेल बन गया। भारत में कोयले का विस्तृत भंडार है। इसमें हेडिंग लिखेंगे नीचे, कोयला उत्पादन में प्रमुख प्रदेश। तो प्रमुख प्रदेश हैं जो कोयला का उत्पादन करते हैं, उसमें पहला है झारखंड, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा पश्चिम बंगाल, चौथा मध्य प्रदेश, पांचवा गोवा आदि। कोयला के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है पीट कोयला, दूसरा है लिग्नाइट, तीसरा है बिटुमिनस, यह वीनस नहीं है मीनस है, बिटुमिनस, और चौथा है एंथ्रासाइट। नीचे दिया हुआ है, कोयला का उपयोग रेल के इंजन, कारखाना, जहाज, रसोई, सीमेंट, उर्वरक तथा ताप विद्युत केंद्रों तथा लौह इस्पात के काम में प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 46 है, किन्हीं दो संचार साधनों के नाम लिखिए और उनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे संचार के साधन। पत्र संचार का सबसे सामान्य साधन है। संचार के अन्य साधनों में टेलीग्राफ, समाचार पत्र, टेलीफोन, ईमेल, फैक्स, रेडियो, टेलेक्स तथा टेलीफोन आदि है। इतने सारे, यहाँ पे दो ही का नाम लिखना था, इतने सारे इसमें संचार के साधन है। इसमें किसी के उनकी उपयोगिता को लिख देंगे, किसी के दो का, तो इसमें उपयोगिता हेडिंग लिख के लिखेंगे, देश में संचार का सबसे बड़ा और सामान्य साधन डाकघर है। पोस्ट ऑफिस डाकघर से हम पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र, लिफाफे और टिकट प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद है पहला उपयोगिता, टेलीफोन संचार का सबसे तेज साधन है। हम STD यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग और ISD इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग के माध्यम से दूर के शहरों व विभिन्न देशों के लोगों से बात कर सकते हैं। ईमेल संचार का एक बहुत ही ज़्यादा सस्ता माध्यम है। ये अगला है, ईमेल माध्यम है जिसका उपयोग हम संदेश, वीडियो तथा ऑडियो फाइल को भेजने में करते हैं। और अगला पॉइंट है, समाचार पत्र के माध्यम से हम देश दुनिया के अलग अलग कोनों से जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है, रेडियो तथा टेलीविज़न के जरिए हम देश विदेश की खबरों तथा खेल, राजनीति आदि की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद है प्रश्न संख्या 47, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व लिखिए। उत्तर, आधुनिक व्यवस्था में, यहाँ पे अर्थव्यवस्था में लिखेंगे, आधुनिक अर्थव्यवस्था में बैंक का महत्व। इसमें नीचे दिया हुआ है इसके, बैंक एक ऐसी संस्था है जो साख और मुद्रा के माध्यम से व्यवसाय करती है, जहाँ से धन का संरक्षण एवं निर्गत एवं जमा होता है। बैंक में ऋण और कटौती की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। बैंकों से धन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की भी सुविधा प्राप्त होती है। बैंकों द्वारा मुद्रा एवं शाखा का संचालन भी किया जाता है। अब इसमें आगे है बैंकों के अन्य कार्य। बैंकों के अन्य भी कार्य होते हैं, क्या क्या है? पहला है जमा स्वीकार करना, जैसे बचत, सावधि, चालू, आवर्ती खाता। ये खाता होते हैं ना, बचत खाता, सेविंग अकाउंट। सावधि मतलब ये एक निश्चित समय बाद उसमें कुछ जमा करना रहता है। चालू खाता, करंट अकाउंट। आवर्ती खाता में कुछ निश्चित समय के बाद जमा करना रहता है। सावधि जो खाता होता है ये फिक्स अकाउंट होता है। फिक्स अकाउंट को सावधि खाता कहते हैं, इसमें ब्याज ज़्यादा मिलता है। इसके बाद है दूसरा, अग्रिम एवं ऋण प्रदान करना, जैसे बैंक, ओवरड्राफ्ट, नगद क्रेडिट, ऋण, बैंक विनिमय, केबिल पर छूट। केबिल नहीं है, केबिल पर छूट है। इसके बाद है तीसरा है निधियों का स्थानांतरण, और चौथा है आवधिक संग्रह, और पांचवा है आवधिक भुगतान, छठवां चेक का संग्रह, और सातवां पोर्टफोलियो प्रबंधन, और आठवां विदेशी मुद्रा में लेन देन, नौवां समाज कल्याण कार्यक्रम, 10वां शेयरों और डिवेंचर की हामीदारी। अगला है प्रश्न 48, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए? उत्तर, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने हेतु योग्यताएं, संविधान के अनुच्छेद 124(2) यानी ख लिख सकते हैं या फिर सेकंड लिख सकते हैं कि में सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान है। योग्यता क्या क्या होना चाहिए? योग्यता ही पूछा था मुख्य रूप से, तो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। और तीसरा है कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 5 साल जज रह चुका हो। और चौथा है हाई कोर्ट में 10 साल का कम से कम वकालत का अनुभव हो। और पांचवा है उसकी उम्र 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। यानी इतना सारा जो कंडीशन है ना, चार तक उसको फुलफिल करने में काफ़ी समय लग जाएगा, जिससे कि वो 65 वर्ष से ऊपर भी नहीं होना चाहिए। और इतने समय में ये सारा 5 साल
वो उच्च न्यायालय का भी जज होना चाहिए और 10 साल वकालत भी किया रहना चाहिए उसको हाई कोर्ट में, और वो हाई कोर्ट का जज बनने का योग्यता भी रखता हो। ये सारे कंडीशन फुलफिल करते में 55-50 हो जाता है एज। इसके बाद है प्रश्न संख्या 49, यदि आपको संसद में किसी विषय पर कानून बनवाना हो तो आप क्या करेंगे? उत्तर, संसद में किसी विषय पर कानून बनवाने के लिए निम्नलिखित चरण से गुजरना पड़ता है। इसमें है, प्रथम वाचन राजपत्र में प्रकाशन विधेयक का स्थायी समिति को भेजा जाना। द्वितीय, यहाँ पे प्रथम चरण है, देखिए ये प्रथम चरण है, वाचन राजपत्र में प्रकाशन विधेयक का स्थायी समिति को भेजा जाना। द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन, संसद में किसी विषय पर कानून बनवाने में सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में वित्त से जुड़े हुए विधेयक को छोड़कर, क्योंकि वित्त से जुड़ा हुआ विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, संबंधित विषय पर सुझाव देना पड़ता है। उसके बाद समितियां दोनों सदनों में प्रस्तावित कानून की समीक्षा करती हैं और उस पर मतदान करती, दोनों सदनों में, इसमें आगे दिया हुआ है, प्रस्तावित कानून की समीक्षा करती है और उस पर मतदान करती है। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति इस कानून को मंजूरी देते हैं और विधेयक तब देश पर का कानून बन जाता है जब राष्ट्रपति उसे मंजूरी दे देते हैं। उसके बाद है संसद द्वारा पारित विधेयकों के प्रकार। पहला है साधारण बिल, संसद में पेश किए जाने वाला सबसे आम विधेयक जिसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है उसको साधारण बिल कहते हैं। और दूसरा है धन विधेयक, सरकारी वित्त से संबंधित मामलों से संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहते हैं। इसे राज्यसभा में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है, यानी धन विधेयक है, इसको केवल लोग, ये हेडिंग लिखेंगे आप, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। तीसरा है वित्त विधेयक, धन विधेयक का एक उप समूह है वित्त विधेयक, इसका भी कंडीशन यही है। और चौथा है संवैधानिक संशोधन विधेयक, निजी सदस्य के विधेयक आदि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50, केंद्र सरकार की आय के स्रोतों का वर्णन कीजिए। उत्तर, केंद्र सरकार के आय का निम्नलिखित स्रोत है। पहला है वस्तु एवं सेवा कर, भारत सरकार के आय का प्रमुख स्रोत है। दूसरा है आयकर, तीसरा है निगम कर, चौथा है उधार लिया गया धन, और पांचवा है सरकारी कंपनियों से प्राप्त धन, छठवां है विदेशी अनुदान, और पांचवा है सरकार लाभांश व लाभ से भी आय प्राप्त होती है। इसके बाद है आयकर क्या होता है, देखिए 2-3 कर के बारे में आप लिख देंगे। आयकर यह प्रत्यक्ष कर है और व्यक्तियों की आय पर लगाया जाता है। भारत में आयकर सर्वप्रथम 1950 ईस्वी में लगाया गया था। निगम कर क्या होता है, एक प्रकार का कर है जो कंपनियों की निवल आय का लाभ पर लगाया जाता है। उसके बाद है धन अथवा संपत्ति कर, यह कर प्रोफेसर कोल्डार के सुझाव पर भारत में 1 अप्रैल 1957 को लगाया गया। उसके बाद है ब्याज प्राप्तियाँ, केंद्र सरकार राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों एवं केंद्रीय संसाधनों को ऋण देकर उनसे ब्याज के रूप में आय प्राप्त करती है। इसके बाद है 2018 का क्वेश्चन पेपर। 2018 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ तथा इसके क्या परिणाम हुए? उत्तर, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। यह युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में मराठों की बुरी हार हुई थी। नीचे दिया हुआ है पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम, यही पूछा हुआ था। इसमें पहला है अपार जनशक्ति का विनाश, इस युद्ध में मराठों की अपार जनशक्ति नष्ट हो गई। लगभग 45,000 सैनिक इस युद्ध में काम आए। 1 लाख व्यक्तियों में से केवल कुछ हजार व्यक्ति ही अपनी जान बचाकर महाराष्ट्र पहुंच पाए होगा, यहाँ होता था नहीं होगा, पाए। उसके बाद है दूसरा पॉइंट, उत्तरी भारत में मराठों का प्रभाव समाप्त होना। पानीपत की पराजय से उत्तरी भारत में मराठों का प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया। दोआब तथा पंजाब, उत्तर प्रदेश उनके हाथ से निकल गए। और तीसरा है मुगलों का पतन। पानीपत के युद्ध में मुगलों को भी पतन के गर्त में ढकेल दिया। उनमें अब इतनी शक्ति नहीं रही थी कि वे अंग्रेजों का सामना करने में सफल हो सके। और चौथा है नैतिक प्रभाव। पानीपत की पराजय में मराठों की मान और प्रतिष्ठा के धूल में मिला दिया। उनकी अजेय शक्ति का कोई मूल्य नहीं रह गया और दूसरे राज्य उनकी मित्रता को प्राप्त करने में संकोच करने लगे। प्रश्न संख्या 52 है, मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर,
अब्दुल हमीद लाहौरी, खाफी खां, लेन पुल तथा एल्फिंस्टन आदि इतिहासकार इस मुगल काल को साहित्य का स्वर्ण युग माना है। अनेक इतिहासकार इस युग को शांति, समृद्धि तथा साहित्य एवं कला का स्वर्ण युग मानते हैं। मुगल काल में शांति और सुव्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, समान न्याय का युग और समृद्धि का युग, व्यापार की उन्नति का युग, प्रजा के साथ पितृ तुल्य व्यवहार, साहित्य तथा भवन निर्माण के चरमोत्कर्ष पर था। ये प्रश्न सेम इसके पहले आया हुआ है, रिपीटेड प्रश्न है, वहाँ से भी आप इसका जो डिटेल में आंसर है देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ लिखा ही हुआ है, ये भी आप लिखेंगे तब भी आपको सही होगा। ये कितना लाइन है? 1 2 3 4 5 6 लाइन है ना। 50 वर्ड में लिखना रहता है, लगभग ये हो जाएगा, नहीं तो 1 2 लाइन और इसमें आप जोड़ देंगे। इसके बाद है प्रश्न के 53, बक्सर के युद्ध का वर्णन कीजिए। उत्तर, बक्सर का युद्ध 22 और 23 अक्टूबर 1764 में बक्सर के पास हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अंग्रेजों के हाथ से चला गया। प्रश्न के 54 है, उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश से क्या समझते हैं? इनका विस्तार किन किन महाद्वीपों में है? उत्तर, भूमि का एक ऐसा क्षेत्र जो बहुत शुष्क होता है क्योंकि इसमें वर्षा की कमी होती है। इस क्षेत्र में पौधों द्वारा कम कवरेज होता है और जिसमें धाराएं सूख जाती हैं जब तक कि उन्हें क्षेत्र के बाहर से पानी की आपूर्ति नहीं की जाती है। पृथ्वी के स्थलीय भाग का 33% शुष्क है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, शक्ति के साधन के रूप में पेट्रोलियम पर निबंध लिखिए। उत्तर, शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन के वर्गीकरण में विविध आधार हैं जो इस प्रकार है। पहला है उपयोगिता के आधार पर, दूसरा है स्रोत की स्थिति के आधार पर, तीसरा है संरचनात्मक गुणों के आधार पर, चौथा है समय के आधार पर, पांचवा है पारंपरिक ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और छठवां है गैर पारंपरिक ऊर्जा यानी सूर्य, पवन, ज्वार, परमाणु। पारंपरिक ऊर्जा उसे कहते हैं जो फ्यूचर में समाप्त होने वाली है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी फैल सकता है, और जो फैलता है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा उसे कहते हैं जिसको फ्यूचर में समाप्त होने की संभावना नहीं है और ये सेफ जो ऊर्जा के संसाधन है। इसके बाद है पेट्रोलियम, हेडिंग लिखेंगे पेट्रोलियम क्योंकि इसी के बारे में तो निबंध लिखना था। तो पेट्रोलियम का वर्गीकरण मुख्यतः पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत किया गया है। पेट्रोलियम शक्ति के सभी साधनों में गुणवत्ता युक्त, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं व्यापक रूप से उपयोगी है। यह एक तरह का यातायात का साधन है। इसके अलावा ऊर्जा और घरेलू गैस का भी प्रमुख साधन है। इसकी धुलाई कोयले की अपेक्षा ज़्यादा आसान है। साथ ही यह कई उद्योगों और गैसोलीन, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक इत्यादि के लिए कच्चे माल का कार्य करता है, अतः इसका महत्व कोयले से अधिक है। प्रश्न के 56 है, वन संरक्षण क्या है, इसके उपायों को सुझाइए। उत्तर, वनों का विवेकपूर्ण उपयोग और वन क्षेत्र में वृद्धि करना वन संरक्षण कहलाता है। ये अति लघुत्तरी में भी ये प्रश्न पूछा हुआ था और यहाँ भी पूछा हुआ है। इसका उपाय लिखेंगे वन संरक्षण के उपाय। पहला है वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए। दूसरा है वनों की कटाई एवं वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए, यानी जितने वृक्ष काटे जाएं उतने लगा भी दिए जाएं। और तीसरा है वनों की आग से सुरक्षा करनी चाहिए। चौथा है कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए। प्रश्न के 57 है, वे कौन से विभिन्न तरीके हैं जिनके द्वारा लोकसभा केंद्रीय मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उत्तर, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा मंत्रिपरिषद पर निम्न तरीकों से नियंत्रण रखती है। पहला है प्रश्न पूछकर। संसद सदस्य मंत्रियों से उनके विभागों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा है बजट में कटौती, यानी बजट में कटौती करके संसद मंत्रिपरिषद की किसी महत्वपूर्ण नीति को अस्वीकार करके या किसी मंत्री द्वारा प्रस्तावित महत्वपूर्ण विधेयक को अस्वीकार करके या बजट में कटौती प्रस्तावित पारित करके मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। अगला है तीसरा,
अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद सभी, यहाँ तभी नहीं है सभी तक अपने पद पर सत्तारूढ़ रह सकती है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकती है। चौथा है काम रोको प्रस्ताव या निंदा करके संसद काम रोको प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव पारित करके भी मंत्रियों पर नियंत्रण रखती है। प्रश्न संख्या 58 है, भारत में जनहित याचिका का आरंभ कब हुआ? जनहित याचिका के 2 लाभ लिखिए। उत्तर, भारत में जनहित याचिका का आरंभ 1980 के दशक की शुरुआत में पेश किया गया था। भारत में जनहित याचिका BN भगवती ने प्रारंभ की थी। जनहित याचिका के 2 लाभ हैं। पहला है जनहित याचिका जनता के हितों को प्राथमिकता देती है। दूसरा है समाज के वंचित, उत्पीड़ित और दासियों वाले वर्गों को न्याय प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 59 है, राजकोषीय नीति के उपकरण अथवा विधियों का संक्षिप्त में वर्णन करें। उत्तर, राजकोषीय नीति प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें हेडिंग लिखेंगे राजकोषीय नीति के उपकरण। पहला है करारोपण। करारोपण करदान क्षमता के आधार पर किया जाना उचित है। करारोपण इस प्रकार की किया जाए कि उसका बुरा प्रभाव काम करने की इच्छा व योग्यता पर न पड़े, साथ ही सरकार को आय भी प्राप्त हो सके। दूसरा है हेडिंग इसमें सार्वजनिक ऋण नीति। राजकोषीय नीति के अंतर्गत सार्वजनिक ऋणों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये ऋण आंतरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार के होते हैं। एक विकासशील देश साधनों की कमी के कारण अपना सुनिश्चित विकास नहीं कर पाता है, परिणाम स्वरूप उसे ऋण लेकर अपनी अर्थव्यवस्था का संचालन करना होता है। तीसरा है सार्वजनिक व्यय। यह राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। सार्वजनिक व्यय का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। सार्वजनिक व्यय उत्पादक होना चाहिए जिससे आधारभूत ढांचे को व्यवस्थित किया जा सके। इसके बाद है प्रश्न संख्या 60, उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत का उल्लेख कीजिए। उत्तर, राज्य सरकार को विभिन्न मतों से प्राप्त होने वाले आय को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है कर राजस्व, दूसरा है गैर कर राजस्व। तो नीचे हेडिंग लिखेंगे राज्य सरकार की आय की मतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला है यानी आय राज्य सरकार को कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, तो इसी को लिखना है। तो इसका पहला जो पॉइंट है भू राजस्व या मालगुजारी से, दूसरा है व्यापार कर या बिक्री कर, तीसरा है राज्य उत्पादक शुल्क, चौथा है स्टाम्प व पंजीयन शुल्क, पांचवा है कृषि आयकर, छठवां है वाहन और सातवां है मनोरंजन कर। इसके बाद है वह 2017 का क्वेश्चन पेपर। 2017 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है सम्राट अकबर की राजपूत नीति की समीक्षा कीजिए। उत्तर, सम्राट अकबर की राजपूत नीति। सम्राट अकबर की राजपूत नीति दमन और समझौते पर आधारित थी। उसके द्वारा अपनाई गई नीति पर दोनों पक्षों का हित निर्भर करता था। सम्राट अकबर एक चतुर सम्राट था। वह जानता था कि हिंदुओं के सहयोग के बिना न तो साम्राज्य का विस्तार हो सकता है और न ही साम्राज्य पर अपना अधिकार बनाए रख सकता है। इसके लिए उसने कई हिंदुओं को मनसबदार बनाया। इनमें अधिकांश राजपूत राजा थे जिनसे अकबर ने वैवाहिक संबंध एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित किए। प्रश्न संख्या 62 है मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की समीक्षा कीजिए। यह भी प्रश्न ऊपर आया हुआ था, रिपीट हुआ है। इसका उत्तर लिखेंगे मुगल साम्राज्य के पतन का कारण। विदेशी आक्रमण ने मुगलों की शेष शक्ति को कम कर दिया और मुगल साम्राज्य के पतन को तेज कर दिया। औरंगजेब की धार्मिक नीति पहला कारण है। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयास किया। बलात् का अर्थ है जबरदस्ती। इसके परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। और इसके बाद है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने अपने जीवन काल में लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। यहाँ व्यतीत नहीं होगा, व्यतीत है। प्रश्न संख्या 63 है इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर, इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं। इलाहाबाद की प्रथम संधि की शर्तें निम्नवत थीं। पहला है, ये प्रश्न तो आया हुआ है, ये ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था इसको। पहला है इसमें
यहीं से ब्रिटिश शासक की जड़ भारत में जमना शुरू हो गई। दूसरा है, कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। तीसरा है, कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। और इसके बाद है इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की द्वितीय संधि में लिखेंगे, यह संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी को क्लाइव एवं यानी रॉबर्ट क्लाइव एवं शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। इसमें पहला है, कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। ये इसके शर्त हैं, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के शर्तें हैं, उसमें पहला ये है। दूसरा है, मुगल सम्राट को दी जाने वाली वार्षिक श्रद्धांजलि भी बंद कर दी गई। उसके बाद है राजस्व सुधार। राजस्व सुधार में पहला है, राजस्व संग्रहण के लिए कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना की गई। दूसरा है, प्रत्येक जिले के लिए ब्रिटिश कलेक्टर नियुक्त किए गए तथा एक महालेखाकार भी नियुक्त किया गया। इसके बाद अगला हेडिंग, न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार में पहला है, जमींदारों की न्यायिक शक्तियां समाप्त कर दी गईं। दूसरा है, फौजदारी अदालत में एक भारतीय न्यायाधीश होना था। और तीसरा है, उन्होंने बंगाल में डकैती पर भी कड़ा प्रहार किया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 64, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। उत्तर हेडिंग लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति। इसमें लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने 1848 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। लॉर्ड डलहौजी का मुख्य ध्यान अपने साम्राज्य की सीमा का विस्तार और कंपनी का सर्वोच्च करना था। लॉर्ड डलहौजी ने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उचित या अनुचित साधनों का सहारा लिया था। उसने विजिट प्रदेशों को इकट्ठा करने का निश्चय किया। उसने भारत के सभी प्रदेशों को अंग्रेजी राज्य में मिलाने के लिए निरंतर प्रयास किया। इस कारण से भारत के सभी लोग दुखी हो गए और इस कारण के बाद क्रांति हुई और भारत में कंपनी का शासन खत्म हो गया। लॉर्ड डलहौजी ने गोद प्रथा को गैर घोषित करके इस प्रथा पर रोक लगा दी और इस पर आवश्यक कदम उठाए। इसी में आगे है, आवश्यक कदम उठाए और इस प्रकार अंग्रेजी राज्य का विस्तार शुरू कर दिया। पहला है, सतारा को हड़प नीति के माध्यम से मिलाया, फिर संबलपुर, फिर उदयपुर, फिर नागपुर, फिर झांसी, फिर जैतपुर। झांसी की जो रानी थी वो उनका जो दत्तक पुत्र था, गोद प्रथा को ही समाप्त कर दिया ना, उनका जो दत्तक पुत्र था उसको वो राजकुमार घोषित करने से मना कर दिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 65, वारेन हेस्टिंग के सुधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, वारेन हेस्टिंग के सुधार। वारेन हेस्टिंग निम्न सुधार किए। पहला है, शासन संबंधी सुधार। हेस्टिंग ने शासन संबंधी निम्नलिखित सुधार किए। पहला है, बंगाल के दोहरे प्रबंध को समाप्त करके शासन का संपूर्ण काम कंपनी के हाथ में ले लिया। इस प्रकार बंगाल के शासक संबंधी सब अधिकार छीन गए। दूसरा है, राजकोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता ले जाया गया। दूसरा है, आर्थिक सुधार। हेस्टिंगस ने निम्नलिखित आर्थिक सुधार किए। पहला है, वारेन हेस्टिंगस ने बंगाल के नवाब को पेंशन 32 लाख से घटाकर 16 लाख कर दी। दूसरा है, मराठों से संधि कर लेने के कारण मुगल सम्राट शाह आलम को 26 लाख रुपए की पेंशन बंद कर दी। और तीसरा है, लगान संबंधी सुधार। हेस्टिंगस ने लगान संबंधी निम्नलिखित सुधार किए, जिसमें पहला है, लगान का संपूर्ण कार्य गवर्नर जनरल ने अपने हाथ में लिया। कलकत्ता को अपनी राजधानी बनाकर एक राजस्व समिति का गठन किया। दूसरा है, लगान की दर निश्चित कर दी गई। महाजनों को सख्त मनाही कर दी गई कि किसान को ऋण न दें। और चौथा है, व्यापारी संबंधी सुधार। वारेन हेस्टिंगस ने व्यापार संबंधी निम्नलिखित सुधार किए, जिसमें पहला है, नमक तथा अफीम के व्यापार के सरकारी नियंत्रण में ले लिया गया। दूसरा है, व्यापार की उन्नति के लिए कलकत्ता में एक बैंक की स्थापना की गई। प्रश्न संख्या 66 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। पहला है, भारत में प्रमुख नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। इनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और अन्य देशों में राजदूतों की नियुक्तियां शामिल हैं। दूसरा है, सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते तथा संधियां उसी के नाम पर किए जाते हैं। तीसरा है, वह भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है।
और चौथा है राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है। पांचवा है वह केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। वह ब्रिटेन की, नीचे दिया हुआ है, महारानी के समान है जिसके कार्य अधिकार अलंकृत होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 67। भारत के उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन कीजिए। भारत उत्तरी विशाल मैदान का भौगोलिक वर्णन, इसमें लिखेंगे हिमालय पर्वत के दक्षिण तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में यह मैदान भारत का ही नहीं अपितु विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ एवं सघन जनसंख्या वाला मैदान है। यहाँ देश की यूएसआई जनसंख्या निवास करती है। इस मैदान का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। विभिन्न प्राकृतिक कारणों तथा बहने वाली नदियों को प्राथमिकता के आधार पर इस बृहद मैदान को 3 उप विभागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है पश्चिमी मैदान और दूसरा है मध्यवर्ती मैदान और तीसरा है पूर्वी मैदान। अब पहला हेडिंग लिखेंगे पश्चिमी मैदान। इस विभाग में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा का पश्चिमी भाग सम्मिलित किया जाता है। संपूर्ण पश्चिमी मैदान की औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। इसका सामान्य ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। और दूसरा है मध्यवर्ती मैदान अथवा गंगा का मैदान। पश्चिम में यमुना नदी से लेकर पूर्व में बांग्लादेश की पश्चिमी सीमा तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबा तथा उत्तर में शिवालिक पर्वत श्रेणी से दक्षिण में पठारी प्रदेश तक औसतन 300 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र मध्यवर्ती मैदान कहलाता है। इसे गंगा का मैदान भी कहते हैं। तीसरा इसमें है पूर्वी मैदान अथवा ब्रह्मपुत्र का मैदान। असम राज्य में सदियों के पूर्व उत्तर पूर्व से लेकर धुरी स्थान तक लगभग 650 किलोमीटर लंबा एवं 100 किलोमीटर चौड़ा पूर्वी मैदान है। इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 68। विदेशी कंपनियों के व्यापार में लाभ के लिए क्या तरीके अपनाएं। उत्तर विदेशी कंपनियों में व्यापार के लाभ। विदेशी कंपनियों ने व्यापार में लाभ के लिए साम दाम दंड भेद आदि सभी तरीके अपनाए। राजाओं से अनुमति मांगी, खुशामद और कुछ भेंट भी दी। इन नीतियों के कारण उनका व्यापार खूब बढ़ा। विदेशी कंपनियों को भारत में कारखाने खोलने का लाभ यहाँ का सस्ता श्रम है। अगर ये कंपनियाँ अमेरिका या किसी और विकसित देश में करें तो उन्हें भारत जैसे गरीब देशों के मजदूरों के मुकाबले मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ता। विदेशी कंपनियों की स्थापना रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ाती है। प्रश्न संख्या 69 है भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थों का वर्णन कीजिए। उत्तर भारत में पाए जाने वाले खनिज पदार्थ। हमारे देश में 100 से अधिक खनिजों के प्रकार मिलते हैं। इनमें से 30 खनिज पदार्थ ऐसे हैं जिनका आर्थिक महत्व बहुत अधिक है, जैसे कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक इत्यादि। दूसरे खनिज जैसे कि फेल्सपार, क्लोराइड, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम इत्यादि। इसमें पहला पॉइंट है भारत में कोयला वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देश के सभी कारखानों में ईंधन के रूप में तथा सभी ताप विद्युत गृहों में एवं देश के कुछ भागों में आज भई नहीं है, यहाँ पे भी है, आज भी कोयला घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। अधात्विक हेडिंग लिख के लिखेंगे इसमें अभ्रक। भारत पूरे विश्व में शीट अभ्रक का अग्रणी उत्पादक देश है। अब तक इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में अभ्रक अपरिहार्य रूप से उपयोग में आते रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 70 राज्यसभा की रचना पर प्रकाश डालिए। तो हेडिंग लिखेंगे राज्यसभा की रचना। इसमें लिखेंगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, परंतु वर्तमान में यह संख्या 245 है। इसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। अगला हेडिंग लिखेंगे इसमें राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है। भारत में राज्यसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणी मत के आधार पर होती है। इसी में आगे दिया हुआ है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80(4) के अंतर्गत के अनुसार
राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन किया जाता है। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? उत्तर, पानीपत के युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में तुर्क शासक बाबर तथा लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के निम्नलिखित कारण थे। पहला है बाबर के पास प्रशिक्षित सैनिक व कुशल घुड़सवार योद्धाओं का होना। दूसरा है बाबर के सैन्य नेतृत्व की कुशलता। तीसरा है बाबर की सेना के पास अनेक युद्ध लड़ने का अनुभव। और चौथा है बाबर की सेना के पास अच्छी बंदूकें तथा बारूद तोपों का होना। और पांचवा है इब्राहिम लोदी को अपने ही सैन्य व्यवस्था पर भरोसा न होना। ये सभी कारण थे बाबर के जीतने के और इब्राहिम लोदी के पराजित होने के। इसके बाद अगला दिया है, इसमें 7 दिया है कारण। 7वां है, बाबर की युद्ध पद्धति विशिष्ट थी, इसे तुलुगमा युद्ध पद्धति कहा जाता है। 7वां है, बाबर ने तोपों को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया। इसमें नीचे दिया हुआ है, पानीपत की विजय के बाद बाबर ने कहा कि काबुल की गरीबी अब और नहीं, इससे दिल्ली सल्तनत का अंत और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। प्रश्न संख्या 72 है, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता बढ़ाने के लिए क्या क्या किया? उत्तर, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं, तो फिर से एक बार और पढ़ लेते हैं जल्दी से। अकबर, जिसका पूरा नाम अबुल फतह, ये ह भी रहेगा यहाँ पे, अबुल फतह जलाल उद्दीन मुहम्मद अकबर था। उसने भारत पर 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक शासन किया। अकबर भारत का तीसरा मुगल शासक था। अकबर जब सम्राट बना तो उसकी उम्र 13 वर्ष थी। उसने अपनी सैन्य कुशलता के दम पर एक विशाल राज्य की स्थापना की, लेकिन अकबर को उसकी धार्मिक सहिष्णुता की वजह से ख्याति मिली। अकबर ने हिंदुओं और मुसलमानों के मध्य समन्वय कायम करने के उद्देश्य से अपने धार्मिक का प्रतिवाद किया और आगे चलकर दीन-ए इलाही नाम धर्म की स्थापना की। अकबर के धार्मिक विचार पर बैरम खां, इसके शिक्षक, फारस के सूफी संत अबुल फजल और फैजी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा फैजी का। और उसके बाद है, अकबर के दरबार में बीरबल, टोडरमल, राजा भगवान दास, मान सिंह रहते थे। उन्होंने भी अकबर के धार्मिक विचारों को प्रभावित किया। अकबर ने भारत के राजनीतिक एकता को बनाए रखने के लिए दीन-ए इलाही धर्म चलाया। उसने फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना बनवाया, जहां सभी धर्म के लोगों के साथ धार्मिक चर्चा करता था। प्रश्न संख्या 73 है, नूरजहां, मकबरा तथा कोहिनूर शब्दावलियों के शाब्दिक अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो हेडिंग लिखेंगे नूरजहां। नूरजहां चौथे मुगल शासक जहांगीर की पत्नी थी, जिसकी सुंदरता के कारण जहांगीर उसे नूरजहां नाम दिया। नूर का मतलब सुंदरता, जहां मतलब संसार, यानी सुंदरता का संसार। नूर का अर्थ होता है सुंदरता और जहां का अर्थ होता है संसार। अब इन दोनों वर्डों से मिलकर नूरजहां बना है। इसके बाद है मकबरा। यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, मकबरा बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक है। यहाँ पे बताना था ना, 3 शब्द हैं, नूरजहां, मकबरा तथा कोहिनूर के बारे में बताना था। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मकबरा का अर्थ होता है बादशाहों की कब्र के ऊपर बना स्मारक जो होता है उसी को मकबरा कहते हैं। और कोहिनूर किसे कहते हैं? मयूर सिंहासन में जड़ा हुआ एक मशहूर हीरा, जिसे गोलकुंडा की खान से प्राप्त बताया जाता है। यहाँ पे बात नहीं रहेगा, प्राप्त बताया जाता है, उसी को कोहिनूर कहते हैं। कोहिनूर एक हीरा है, हीरा का नाम है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 74, शिवाजी के शासन प्रबंधन के विषय में लिखिए। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले ये पढ़ चुके हैं हम लोग। शिवाजी के शासन व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला है केंद्रीय प्रशासन, दूसरा है सैन्य प्रशासन, तीसरा राजस्व प्रशासन। पहला हेडिंग लिखेंगे केंद्रीय प्रशासन। प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिए शिवाजी द्वारा इसकी स्थापना की गई, जो प्रशासन की दक्कन शैली से काफ़ी प्रभावित थी। शैली से काफ़ी प्रभावित थी, 2 बार हो गया, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 2 बार टाइप हो गया है। अधिकांश सुधार मलिक अबर अहमदनगर के सुधारों से प्रेरित थे। और दूसरा हेडिंग है सैन्य प्रशासन। सैन्य प्रशासन कैसी थी? शिवाजी द्वारा एक कुशल और अनुशासित सेना का गठन किया। प्रमुख और सैन्य कमांडर को जागीर अनुदान के माध्यम से भुगतान किया जाता था। मराठा सैनिकों में
इन्फेंट्री सैनिक, घुड़सवार और नौसेना शामिल थी। इसके बाद है राजस्व प्रशासन। हेडिंग लिखेंगे राजस्व प्रशासन। इसमें लिखेंगे शिवाजी ने जमींदारी प्रणाली को समाप्त कर इसे रैयतवाड़ी प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। इस दौरान वंशानुगत राजस्व अधिकारियों की स्थिति में परिवर्तन किया, जिन्हें पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी और देश पांडे के नाम से जाना जाता था। राजस्व प्रणाली मलिक अंबर अहमदनगर की काठी प्रणाली से प्रभावित थी, जिसमें भूमि के प्रत्येक हिस्से को रॉड या काठी द्वारा मापा जाता था। इसके बाद है प्रश्न संख्या 75। लोहा कितने प्रकार का होता है? हमारे जीवन में धातुओं का प्रयोग बताइए। तो इसका अभी लोहा कितने प्रकार का होता है ये तो अति लघुत्री में पूछा जा चुका है। अति लघुत्री में ये पढ़ा था हमने। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर लोहा 3 प्रकार का होता है, ढलवा लोहा, पीटवा लोहा और इस्पात। धातुओं का मानव जीवन में निम्नलिखित उपयोग है। लोहा का तो हर जगह प्रयोग होता है। इसमें पहला लिखेंगे निर्माण उद्योग में, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तीसरा है चिकित्सा में, चौथा है मशीनरी में, पांचवा है ऑटोमोबाइल में और छठवां है सजावटी उत्पादन में। इसके बाद है प्रश्न संख्या 76। महाद्वीप किसे कहते हैं? सभी महाद्वीपों के नाम लिखिए। ये प्रश्न तीसरी बार आया हुआ है, तीसरी बार रिपीट हुआ है। कुछ लोग पूछते हैं ना कि प्रश्न प्रीवियस ईयर से आते हैं कि नहीं, तो आपने देखा होगा कितने प्रश्न के पहले मैंने बोला है कि ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले ये पूछा जा चुका है। तो प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे महाद्वीप एक ऐसी विस्तृत भूभाग का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देता है, महाद्वीप कहलाता है। प्राचीन काल या पृथ्वी के उत्पत्ति के समय भूभाग को पैंजिया तथा जल वाले भाग को पयालासा कहा जाता था। पृथ्वी पर 29% के करीब भूभाग है, जबकि 71% के करीब जल ही जल है। वर्तमान में पृथ्वी पर कुल अलग अलग 7 महाद्वीप तथा 5 महासागर हैं। विश्व के कुल 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं इनका नाम लिखना था। तो पहला हो जाएगा एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठवां यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद है प्रश्न संख्या 77। संचार का अर्थ स्पष्ट करते हुए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग बताइए। इसके पहले ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ चुका है, अभी इसको पढ़ा था हमने ऊपर। अभी कुछ लोग पूछते हैं ना कमेंट में कि प्रीवियस ईयर से प्रश्न रिपीट होते हैं कि नहीं। आप खुद यहाँ पे देख लीजिए, जब कितनी बार कितने प्रश्नों के पहले मैंने बोल चुका है कि ये प्रश्न रिपीटेड प्रश्न है, इसके पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो प्रश्न प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। इसको ऊपर हम लोग डिटेल में पढ़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ। अगर जो आपको पढ़ना होगा तो वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं, नहीं तो ऊपर से आप पढ़े ही हुए हैं। इसका टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो इसका PDF मैं सेंड करूँगा ही, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 78। बढ़ती हुई जनसंख्या से हम किस प्रकार प्रभावित होते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर पारिवारिक स्वास्थ्य, बाल उत्तरजीविता और बच्चों की संख्या आदि, माता पिता के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर में वृद्धि या कमी, गरीबी और बढ़ती हुई जनसंख्या से प्रत्यक्षता संबंधित है। इसमें नीचे दिया हुआ है जनसंख्या के बढ़ने से देश की आर्थिक वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। प्रति व्यक्ति आय में कमी आने लगती है। लोगों के रहन सहन के स्तर में गिरावट आने लगती है। जनाधिक्य तथा आधुनिक कौशलों की कमी के कारण बेरोजगारी, अशिक्षा व कुपोषण के साधनों में वृद्धि होने लगती है। आय में असमान वितरण और लोगों के बीच बढ़ती असमानता के कारण देश की जनसंख्या का नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित होता है तथा पर्यावरणीय प्रदूषण जैसे अनेक समस्याएं उत्पन्न होती जाती हैं। बढ़ती हुई आबादी के कारण मांग और पूर्ति के बीच सामंजस्य न होने के कारण देश में महंगाई में भी वृद्धि होती है, जिससे आम आदमी के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के जीवन स्तर की गुणवत्ता में कमी आती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित के विषय में लिखिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम, तीसरा है भारत के कुल राज्यों की संख्या और चौथा है उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या। यहाँ पे देखिए आपको 4 ही शब्द लिखने हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगर जो आपको पता हो तो ये 4 शब्द लिखने से आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के कुल राज्यों की संख्या 28 और उत्तर प्रदेश में कुल जनपदों की संख्या 75। इसके बाद है प्रश्न संख्या 80 जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। सरकार पर जनता नियंत्रण कैसे रख सकती है, बिंदुवार अपनी राय दीजिए। इसका उत्तर लिखेंगे एक लोकतांत्रिक देश में आम जनता ही देश की शक्ति होती है, या ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की शक्ति आम जनमानस से निहित होती है। भारतीय लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च है क्योंकि संसद सदस्य को आम जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है। भारतीय संसद
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। जनता द्वारा सरकार पर नियंत्रण निम्न माध्यम से रखा जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट है जनप्रतिनिधित्व। सांसद द्वारा सरकार के मंत्रियों से सवाल करके तथा सवाल का उत्तर न मिलने पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर। दूसरा है जनप्रतिनिधित्व सांसद, यानी जनप्रतिनिधित्व यानी सांसद द्वारा किसी विषय पर ध्यान आकर्षण पर प्रस्ताव लाकर। और तीसरा है सरकार के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर सवाल टिप्पणी करके सरकार पर नियंत्रण लाया जा सकता है। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग सामाजिक अध्ययन के 8 साल के सभी लघु उत्तरीय प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ लिया। और इसके अलावा आपको किसी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में 2023 से 2016 तक के सभी विषय के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।